दोस्तों नमस्कार। तो लास्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ रहे थे, हमने कंस्ट्रक्टर्स की बात की थी। कंस्ट्रक्टर्स हमने बात की फंक्शन जैसी कोई चीज है, या हम कहें एक तरीके का फंक्शन ही है, लेकिन जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। उसका नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि आपकी क्लास का नाम है। ये तमाम बातें हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे अगर अपन चलें, सॉरी, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। कंस्ट्रक्टर्स के बाद हमारे पास जो चीज आती है दैट इज डिस्ट्रक्टर्स। जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, उसकी मेमोरी वापस से रिकलेक्ट की जाती है। जैसे जब आप कहें, एक एग्जांपल अगर लेके चलें, हमने कहा मेरे पास है कोई क्लास सपोज ए, कहीं पर मैंने मेन के अंदर मैंने इस ए का ऑब्जेक्ट बनाया A1। जब मैंने लिखा A1, इस वक्त इसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो इस वक्त क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही हम इस जगह से निकलेंगे तो इसकी मेमोरी रिलीज होगी, और मेमोरी रिलीज होते वक्त क्या कॉल होगा सर? डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर दो फंक्शन जैसा कोई स्ट्रक्चर है जिसकी की हम बात करते हैं C++ के अंदर, और इनफैक्ट सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर, है ना। लेकिन हम ये अभी चूंकि C++ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम C++ की ही बात कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर आपका उस वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिकलेक्ट होती है, या ऑब्जेक्ट की मेमोरी को सफाई की जाती है, हटाया जाता है, उस वक्त आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। या ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिकलेक्ट करने से जस्ट पहले, जब मेमोरी को खत्म किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, उससे जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जाता है। उसी तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट बनता है उसके तुरंत बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट रिलीज करने से जस्ट पहले कॉल होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सब, एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आपने कहा एक क्लास टेस्ट आपके पास है। क्लास टेस्ट के अंदर हमने यहां पर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों बना दिए। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपका डिस्ट्रक्टर है, केवल डिक्लेयर किया है। डिफाइन हमने क्लास के बाहर किया, कर सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से, वो ही अपन ने काम किया। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से हमने यहां पर सिंपली डिस्प्ले किया है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास टेस्ट कॉल्ड। इसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है टेस्ट कॉलन टेल्ड वाला साइन, जो शायद शिफ्ट 1 के साथ में जो आपका आता है ना, वो वाला साइन है। एक स्पेसिफिक साइन हम काम में लेते हैं, डिस्ट्रक्ट और कुछ नहीं ले सकते। आपने डिस्प्ले किया डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास कॉल्ड गेट ch, खत्म बात। अब देखिए सब, आपने मेन को कॉल किया, मेन के अंदर आपने बनाया टेस्ट x, अब क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। इसके बाद cout में टर्मिनेटिंग मेन, और अब इससे बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते वक्त हमने क्या कहा? मेमोरी रिलीज होगी, और मेमोरी रिलीज होने से जस्ट पहले क्या कॉल हो जाएगा सर? डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर यहां पर मेन एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक बात है। देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल होते बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास टेस्ट कॉल्ड, देन आपके पास है टर्मिनेटिंग मेन एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास कॉल्ड, ये जो आपका है, जबकि डिस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिकलेक्ट होती है, रिक्लेम होती है, या मेमोरी को डिलीट किया जाता है। ठीक है। सामान्यतया जब भी हम बात करते हैं कि मेमोरी रिलीज कब होती है साहब, किसी फंक्शन के अंदर जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसकी मेमोरी रिलीज होगी जब हम उस फंक्शन से बाहर निकल रहे हैं।
जब हम उस फंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। तो फंक्शन से बाहर निकलते वक्त क्या करेगा, उस फंक्शन के अंदर जितने भी मेंबर्स बने हैं ऑब्जेक्ट के शुदा, उन सभी की मेमोरी को ये रिक्लेम कर लेता है, उसको सफाई कर देता है, उसको वापस से रिकलेक्ट कर लेता है। ये तमाम काम हमारे किसके हैं, ये तमाम काम है आपके डिस्ट्रक्टर के। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगर हम देखें डिस्ट्रक्टर के बारे में क्या रूल है, सबसे पहली बात है डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, बस स्टार्टिंग किससे करते हैं, टेल साइन से। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट नहीं ले सकता, एक एक करके देख लेते हैं। क्लास का नाम तथा डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। बस डिस्ट्रक्टर की शुरुआत टिल्ड के साथ करते हैं। ठीक है सर, डिस्ट्रक्टर की शुरुआत किससे करते हैं, टिल्ड साइन से। दूसरी बात, डिस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। अगली बात है डिस्ट्रक्टर का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर का कोई हम कह रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप नहीं होता, डिस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। डिस्ट्रक्टर हमेशा ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज करने से पहले कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है सर, ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज करने से पहले। ठीक है, एंड एट लास्ट हम कह सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम बात कर रहे थे, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिख पा रहे थे, डिस्ट्रक्टर की कोई ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते। हर क्लास में अधिकतम एक डिस्ट्रक्टर हो सकता है। हर क्लास में अधिकतम एक डिस्ट्रक्टर हो सकता है। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपका कंपाइलर आपके लिए एक डिस्ट्रक्टर बनाता है जो कि डू नथिंग डिस्ट्रक्टर होता है, कुछ नहीं करता। ठीक बात है साहब। तो अगर हमसे पूछा जाए भाई डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर आपके ऑब्जेक्ट की मेमोरी के रिलीज होने से जस्ट पहले कॉल होता है। क्या करवाना है वो आपकी मर्जी। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमने केवल एक लाइन प्रिंट करवाई थी कि नहीं, हमने और ज्यादा काम नहीं करवाया, मर्जी है हमारी। तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, इट इज अप टू यू। हाँ, इतना है कि मेमोरी के रिलीज होने से जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और मेमोरी के अलॉट होने के तुरंत बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है मित्रों, देखिए सब
अगर अपन थोड़ा सा और आगे चले, भाई कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या फर्क है? वैसे तो फर्क जो है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन सामान्य अगर हम बातें कर रहे हैं केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को हम समझ सकें, हम कह रहे हैं भाई आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी पास टू डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स में आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। अभी अपन बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। Only one destructor can be declared for a given class as a consequence of the fact that destructor cannot have argument and hence destructor cannot be overloaded। किसी क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर हम काम में ले सकते हैं, एक ही डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते, मतलब केवल एक ही डिस्ट्रक्टर रख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल। नाउ व्हाट द वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स आर, जस्ट वेट। 2-3 लेक्चर्स के बाद हम वर्चुअल फंक्शंस की बात करेंगे, तब हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर्स कैन बी वर्चुअल व्हाइल कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर्स को हम वर्चुअल नहीं बना सकते। ठीक बात है सर। चलिए, नेमलेस ऑब्जेक्ट। अगली बात अपन करें, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जैसे हमने उसका नाम ही नहीं लिखा, जहां यूज में लिया वही ऑब्जेक्ट को खत्म कर दिया, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और तुरंत डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। नेमलेस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हमने कोई नाम नहीं दिया, वो हो गया नेमलेस ऑब्जेक्ट। देखिए सब, फिर समझने का प्रयास करते हैं अपन। जैसे आपने कहा नेमलेस, ये आपकी क्लास है, एक इंटीजर वेरिएबल आपने ले लिया, एक पब्लिक फंक्शन आपके पास है, पब्लिक सेक्शन में आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक डिस्ट्रक्टर आपने बना दिया, मेन के अंदर भैया जस्ट आपने नेमलेस और ब्रैकेट्स लगा दिया। नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड है। यहां पर ऑब्जेक्ट बना और खत्म भी हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट बना और खत्म भी हो गया। इसके बाद आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए n1 एंड n2। इस जगह पर केवल ऑब्जेक्ट बने हैं। आउटपुट देखिए, जब पहले आपने लिखा था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, यहीं पर कॉल हो गए सब। अब आपने जब 2 ऑब्जेक्ट बनाए कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल डिस्प्ले किया है कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम टर्मिनेट्स, सी आउट प्रोग्राम टर्मिनेट्स। अब आपका बाहर निकलेंगे तो क्या होगा साहब? दोनों के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यू आर गेटिंग द आउटपुट एज डिस्ट्रक्टर। तो भैया सीधी सी बात अगर अपन देखना चाहें तो हमारी सीधी सी बात यह है कि हमारी जो क्लास है उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डिस्ट्रक्टर हो सकता है। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनने के तुरंत बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और ऑब्जेक्ट के रिलीज होने के तुरंत बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होता है बच्चों, ठीक है। एक और स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस वक्त कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है, उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। बात ज्यादा समझ में नहीं आई, देखिए पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अपना जो हमने लिखा है उसकी बात करेंगे। आपके पास से मान के चलें क्लास ए, कहीं पर मेन के अंदर आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया a1 और a2। सपोज आपने ए का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया a3 इक्वल टू a1। कहीं पर आपने लेटर ऑन जाके कहा a1 इक्वल टू a3। सपोज यहां पर जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, यहां पर कॉल होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए आप बात को समझिए, इस जगह पर a3 नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट बनते वक्त ही तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जब ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट बनते वक्त आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन अगली बात हमारी यहां पर यह आती है भैया कि अगर मैंने बाद में इसको असाइन किया
नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, यहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, वरना होगा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। समझ रहे हैं आप? यहां पर आप असाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, ये बात आपको समझने वाली है। यहां पर आपने इसको असाइन किया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा भैया, कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका इस जगह पर कॉल होगा। ठीक बात है? चले आगे, चलिए आगे देखिए, सॉरी देखिए, जैसे आपके पास यहां पर है क्लास माई क्लास, आपने यहां पर कहा कि मेरे पास एक पब्लिक सेक्शन के अंदर क्लास एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करेंगे सर? माई क्लास रेफरेंस ऑफ माई क्लास, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ माई क्लास विल बी पास्ड हियर। देखिए मैं समझा कह रहा हूं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका कैसे बनना है, अगर आप बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप बनाकर देता है आपका कंपाइलर, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर उस केस में ज्यादा कोई काम नहीं करता, केवल मेंबर वाइज कॉपी कर देता है मेंबर्स की। ठीक है, देखिए सर कुछ एग्जांपल जैसे अपन लिए हैं कि जैसे हमारे पास यहां पर है वेक्टर v1 v2, वेक्टर कोई क्लास हो सकती है, हमने दोनों के ऑब्जेक्ट ले लिए और इस जगह पर मैं लिख रहा हूं v1 इक्वल टू v2, तो हम कह रहे हैं ऑपरेटर इक्वल विल बी इन्वोक्ड, कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा भैया, यहां पर इक्वल ऑपरेटर कॉल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर मैंने इसको असाइन करवा दिया, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ रहे हैं आप बात? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा उस वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करवाते हैं, राइट? अभी तक जितनी भी बात हमने की है, हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अभी तक जितनी भी बात हमने की है, हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाने से मतलब है कि हमने कोई पॉइंटर्स वगैरह काम में नहीं लिया। अब क्या होगा सर, जब हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बात समझने का प्रयास कीजिए। हम कह रहे हैं हमारे पास से क्लास ए, क्लास ए के अंदर सपोज मैंने ले लिया इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल, ठीक है सर। मैंने मेन के अंदर कहा वॉइड मेन, यहां पर मैंने ए का ऑब्जेक्ट बना दिया सपोज a1, ए का ऑब्जेक्ट बना दिया सपोज a2, ठीक है। मेमोरी के अंदर क्या होगा, जब आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया a1, कहीं पर मेरी मेमोरी के अंदर a1 नाम का रेफरेंस बन गया और इसके अंदर a b c वेरिएबल बन गए, इसके इंस्टेंस वेरिएबल बन गए, इसके इंस्टेंस मेंबर बन गए, ऑब्जेक्ट मेंबर बन गए। इसी तरह से बच्चों जैसे हमने कहा था a2, हमने कहा a b c मेमोरी, हाथ क्या तलट हो रही है, these are known as instance members, एंड यहां पर a1 a2 जो हमने कहा these are static objects। लेकिन एक चीज आती है, सपोज मैं कहीं पर लिखूं यहीं पर से a स्टार ऑफ a3, अब क्या है a3 क्या है, a3 एक पॉइंटर है, a3 एक पॉइंटर है जिसमें किसका एड्रेस आ सकता है, क्लास A के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर आ सकता है। A3 is simply a pointer, A3 is simply a pointer here। तो क्या होगा, A1 A2 A3 के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी बच्चों, केवल A3 पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। अब आगे जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तब हम क्या करेंगे, हम कहीं पर लिखेंगे A3, कहीं पर हम लिखेंगे A3 इक्वल टू न्यू A,
अब इसको मेमोरी एलोकेट करवाइए। मतलब क्या हो गया सीधा सा कि ये जो ए कहीं पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ABC के लिए, और इसका जो एड्रेस है वो कहां जाएगा, A3 के अंदर। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो कि रन करते वक्त जिनको मेमोरी एलोकेट हो रही है जब आवश्यकता पड़ रही है उसी वक्त। ठीक बात है, उन्हें हम कहते हैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। देखिए सर, क्या मतलब है हमारा? हम कह रहे हैं क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड एट रन टाइम। एक क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पर बना सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय सच इंस्टेंशिएशन आर नोन एज डायनेमिक ऑब्जेक्ट। रन करते वक्त हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पहली बात, और उन ऑब्जेक्ट्स को डायनेमिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। रन करते वक्त क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है और उनको डायनेमिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। These dynamic objects can be created or destroyed as and when required explicitly by the programmer. इन डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी कब एलोकेट कर सकते हैं? जब इच्छा हो न्यू से, और रिलीज कब कर सकते हैं? जब इच्छा हो भाई डिलीट ऑपरेटर। तो न्यू और डिलीट ऑपरेटर हमारे पास यहां पर है मेमोरी एलोकेट करने एंड मेमोरी को रिलीज करने के लिए। आगे चलते हैं। The operators new and delete can be used for creating or destroying objects at runtime respectively. New और delete जो ऑपरेटर्स हैं वो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करने एंड मेमोरी को रिलीज करने के काम आते हैं। ये बात ध्यान रखनी है सब आपको, ठीक है? चलिए अभी जैसा अपन बात कर रहे थे, छोड़िए तो अपन यूज में लेके देख लेते हैं। आपने कहा था कि भाई मेरे पास कोई क्लास है, क्लास ए, मैंने कहा इसमें कुछ वेरिएबल्स हो गए इंट ए बी सी, है ना। कोई कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, सपोज ए विदाउट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, से एक मैंने डिस्ट्रक्टर भी बना दिया। ठीक है भैया, यहां पर क्लास ए के अंदर आपने मेन के अंदर आपने इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिए A1 A2, सपोज ए क्लास का एक पॉइंटर बना दिया आपने A3। जैसे भी हम बात कर रहे थे मेमोरी एलोकेशन किसके लिए होगा सर? मेमोरी एलोकेशन A1 के लिए हो जाएगा, A2 के लिए हो जाएगा, लेकिन A3 के लिए केवल पॉइंटर एलोकेशन हुआ है। A1 और A2 का कंस्ट्रक्टर यही कॉल हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट बन चुका, लेकिन A3 के लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी? A3 इक्वल टू न्यू A आप लिखेंगे, अब मेमोरी एलोकेट होगी सब। और अब जब मेमोरी एलोकेट होगी तो कहीं पर मेमोरी एलोकेट होगी और A3 से रेफर करेगा, अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब आपको जब सपोज आप इस फंक्शन से बाहर निकल गए तो क्या होगा सर? ये वाली मेमोरी जो है वो रिलीज हो जाएगी, लेकिन इस मेमोरी का क्या हुआ? स्टैक रिलीज हो जाएगा जब आप फंक्शन से बाहर निकले, लेकिन इस मेमोरी का क्या होगा? जो आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की थी तो एलोकेटेड रहेगा ये, इसको तो आपको खुद को रिलीज करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। और रिलीज कैसे करवाना पड़ेगा भैया? आप कहीं पर लिखेंगे डिलीट A3, अब मेमोरी रिलीज होगी और इससे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप बात को समझिए, जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं उसकी मेमोरी फंक्शन से बाहर निकलने पर खत्म नहीं होगी। मेमोरी खत्म कब होगी? जब आप कभी उसके ऊपर डिलीट ऑपरेटर यूज में लेंगे, वरना जो मेमोरी उसको एलोकेट हुई थी वो एलोकेटेड ही रह जाएगी, वो डी एलोकेट नहीं होगी।
और हम ये मानते हैं कि जो डायनेमिक मेमोरी हमने एलोकेट की है उपयोग में लेने के बाद जब उससे काम खत्म हो जाए तो उसको रिलीज कर देना चाहिए। ठीक बात है। 2-3 बातें अपन और कर सकते हैं। देखिए ये जो आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स आपको यहां पर तो कोई हो सकता है बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, लेकिन जैसे ही आप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूब, बाइनरी सर्च ट्री वगैरह जब आप बनाते हैं तो यही सब तो काम आता है। आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट ही तो बनाते हैं। याद कीजिए जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते थे आप कहते थे एरे और लिंक लिस्ट में क्या फर्क है साहब। लिंक लिस्ट में जब आवश्यकता हो तो मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, एरे में फिक्स मेमोरी एलोकेट होती है, जब आवश्यकता पड़े तो कैसे, डायनेमिक ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना। तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट जब आप रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करते हैं बच्चों, और वो अपन डेटा स्ट्रक्चर के टाइम आपको और क्लियर होगा ये पॉइंट कि किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन हम फ्रीक्वेंटली करते हैं जब आवश्यकता होती है, और उसके बाद जब उसकी आवश्यकता निकल जाती है तो हम उसको फ्री भी कर देते हैं। मान के चले आपके पास कोई क्लास है, क्लास ए, वो इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, से इंट ABC, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर से आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया A1, ए का एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया सपोज A2 इक्वल टू M% ऑफ A1, आप ये भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, A2 के अंदर क्या हो सकता है, किसी ए टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो सकता है, जैसे इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर का एड्रेस हो सकता है। ठीक है ना। इस तरह से आप इसका ऑब्जेक्ट असाइन करवा सकते हैं। आपको अगर सपोज इससे कोई मेंबर निकालना है तो कैसे करेंगे सर, हम कहेंगे A2 एरो A2 का A पॉइंटर वेरिएबल से या किसी डायनेमिक ऑब्जेक्ट से वेरिएबल को एक्सेस कर, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सॉरी एरो को काम में लिया जाता है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट से क्या काम में लेते हैं, डॉट, और डायनेमिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या काम में लेते हैं, एरो। ठीक बात है। देखिए सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है कि जैसे आपका क्लास नेम है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करवा दिया। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के अंदर या आप डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, चले आगे। देखिए बच्चों, अगर आपको मेंबर एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करें, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एरो मेंबर नेम, ठीक है, या स्टार ऑफ पॉइंटर टू, स्टार का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ, जिसको पॉइंटर एक्सेस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो डायनेमिक स्टैटिक ऑब्जेक्ट ही हो गया एक तरीके से, और उसके ऊपर हमने मेंबर नेम एक्सेस करवा लिया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है अपन ने, से सम क्लास, कोई क्लास हमने बनाई, इन data1 data2 दो मेंबर्स अपने पास है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इनके अंदर कुछ असाइन करवा दिया, डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है और एक शो फंक्शन है, मेन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, एक हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने कहा ptr इक्वल टू M% ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस कहां साइन कर दिया, ptr के अंदर। द सेम थिंग जो कि अभी हमने पिछले 2-3 स्लाइड्स में, 4 स्लाइड्स में बात की है। आपने क्या किया है, आपने जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका एड्रेस आपने साइन कर दिया पॉइंटर के अंदर बच्चों।
आपने जस्ट एक शो फंक्शन को कॉल किया। अगर आपको पॉइंटर के थ्रू इसके मेंबर को एक्सेस करना है, विल यूज एरो साइन। ठीक है, देखिए लेटर ऑन हम इसको काफी डिटेल में बात करेंगे जब डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंट आपका आएगा। आज की तारीख में इसको बहुत ज्यादा डिस्कस अगर करते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन ये आपको आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे C++ के अंदर कहीं कहीं पर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है ना, इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ डायनेमिक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन कैसे हो सकता है, मेमोरी को डी एलोकेट कैसे कर सकते हैं, डायनेमिक ऑब्जेक्ट से मेंबर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये तमाम आइडिया हमें होना चाहिए। इसलिए इस जगह पर हमने डायनेमिक ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहां पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा जो अभी तक हमने किया है, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।